हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं पहले और आगे आने वाली बड़ी क्लासेस में भी आप उसको डिस्कस करेंगे। क्या है वो टॉपिक? देखिए, एटम के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 400 BC एटम के ऊपर काम स्टार्ट हो गया था, डिस्कवरी हो गई थी एटम की। इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर ने हमें ये बताया कि किसी मैटर को अगर हम डिवाइड करते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसको आप फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। महर्षि कनंद के बारे में तो आपने सुना ही होगा 9th क्लास के अंदर, ये उन्होंने भी प्रपोज किया था। तो उस छोटे से छोटी स्टेज जिसको फर्दर आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी मैटर की, उसको एटम कहा गया। बहुत सिंपल सी धारणा थी, उस टाइम पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स नहीं थे, तो वो डिस्कवर नहीं कर पाए उससे आगे फर्दर, और उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। बहुत सालों तक यही कंसेप्ट चलता रहा। लगभग 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए एटम के ऊपर। उन एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि जो वो कंसेप्ट थे वो सही नहीं थे। जैसे कि डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसमें बताया था कि कंस्टिट्यूएंट्स के एटम्स होते हैं, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसने डिफरेंट लॉज जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसने कुछ लॉज को अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ जगहों पे वो भी फेल हुआ। जैसे एक फिनोमिना होता है, हम कुछ पार्टिकल्स को जैसे प्लास्टिक को, रबर को आपस में रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो सकता है। ये फिनोमिना डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद साइंटिस्ट ने फर्दर डिस्कवरी स्टार्ट की, एक्सपेरिमेंट्स काम स्टार्ट किया, तो उन्हें मिला कि एटम इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं है। एटम ग्रीक वर्ड है, एटोमियो से बनाया गया है। एटोमियो का मीनिंग होता है अनकट एबल, मींस जिसको आगे डिवाइड ना किया जा सके। लेकिन जब डिस्कवरी हुई 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के फर्स्ट में, तो ये पाया गया कि इट कैन बी डिवाइडेड। देखा गया कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो उनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे कि किस प्रकार एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई एक एक करके विद एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए गैसेस के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए, एक बेसिक कंसेप्ट होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, 1830 में एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है सॉल्यूशन के अंदर से, तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन अकर करती है। होता क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो टूट जाते हैं और अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके जमा हो जाते हैं। 1850 में आते आते साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, स्पेशली फेराडे। मिस्टर फेराडे ने ही 1850 में भी इसके ऊपर काम किया। उन्होंने काम स्टार्ट किया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ गैसेस को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक अपरेटस का यूज किया जिसको बोलते थे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में आप जो स्क्रीन पे स्ट्रक्चर देखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। उसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। उसको इवैक्यूएट करने के लिए वाल्व होती है, क्योंकि इसको मोस्टली वेरी लो प्रेशर पे स्टडी किया जाता है और वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको गैस को हम इसके अंदर डाल के स्टडी करते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जब कोई गैस फिल करके हाई वोल्टेज हमने उसके अंदर अप्लाई किया,
कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है, जिनको उन्होंने कैथोड रे नाम दिया गया या उन्हें कैथोड रे पार्टिकल भी बोला जाता है। लेकिन उनको फर्दर ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया गया, उन्होंने एनोड में बारीक बारीक सुराख कर दिए, जिसकी वजह से जो कैथोड की तरफ से रेज आ रही थी वो एनोड को क्रॉस करते हुए डिस्चार्ज ट्यूब की पीछे की वॉल्व के ऊपर स्ट्राइक करे। उन्होंने क्या किया, उस वॉल्व के ऊपर एक केमिकल की लेयर बनाई जिसका नाम था जिंक सल्फाइड। ये एक फॉस्फोरेसेंट केमिकल होता है, जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या निकल के आया, पहला रिजल्ट था कि जो कैथोड रेज होती हैं they start from cathode and move towards anode। कैथोड रेज कैथोड की तरफ से निकल के एनोड की तरफ जाती है। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट निकल के आया इस एक्सपेरिमेंट से। सेकेंड रिजल्ट क्या मिला कि कैथोड रेज इनविजिबल होती हैं, आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो उनको देखने के लिए क्या किया गया, उनको देखने के लिए एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड को यूज किया गया। फ्लोरेसेंट मटेरियल भी कोई यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर जाके कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी और वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा, जिससे हमें उनकी प्रेजेंस पता चलती है। टेलीविजन स्क्रीन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वो एक कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब ही होती है जिसके अंदर कैथोड रेज की फ्लोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करके उसकी पिक्चर को हमें दिखाया जाता है। ये हमारा सेकंड रिजल्ट था, दैट कैथोड रेज आर इनविजिबल, they only can be seen by phosphorescent material या fluorescent material। जो थर्ड रिजल्ट एक्सपेरिमेंट से हमें मिला वो क्या था कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड इन कैथोड रेज के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दे ट्रेवल स्ट्रेट। तो फिर इससे क्या प्रूव हुआ, नेक्स्ट जो रिजल्ट था वो ये था कि अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ, जब हम ये दोनों फील्ड या इनमें से कोई एक फील्ड इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर या फिर इन कैथोड रेज के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो ये कैथोड रेज वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे कोई भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है। दे बिहेव लाइक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये हमारा फोर्थ रिजल्ट था कि वे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती हैं। इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। और जो लास्ट रिजल्ट इस थ्योरी से हमें मिला वो ये था कि अगर हम इन कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं तो जिस ट्यूब में हम उसको स्टडी कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे या फिर उसमें मौजूद गैस पार्टिकल्स या गैस के नेचर पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड नहीं करते हैं। इनका बिहेवियर अलग होता है। वॉट एवर बी द टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग इन इलेक्ट्रोड्स एंड वॉट एवर इज द टाइप ऑफ नेचर ऑफ गैस। उसके बाद टाइम था चार्ज निकालने का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकालते, तो इससे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में देखा
कि जो काम था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर वो माइकल फैराडे ने स्टार्ट किया, उन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन जो लास्ट में चार्ज बाई रेशियो निकालना था और ऐसे पर्टिकुलर कंसेप्ट थे इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो मिस्टर जे थॉमसन ने दिए थे। इसलिए जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आज भी मिस्टर जे थॉमसन के नाम से जानी जाती है, ना कि फैराडे पे कंफ्यूज नहीं होगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे R.A. मिलिकन, 1868 से 1953 तक। इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हमें कि चार्ज कैसे निकालते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया जिसको बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। ये था इस दौरान उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पे काम किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपके एनसीईआरटी में भी डिटेल में दिया गया है, इसको आप वहां से पढ़ें। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करते हुए मिस्टर मिलिकन ने हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया, जो कि वैल्यू थी उसकी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स टू बी एग्जैक्ट। इसको हम शॉर्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी लिख देते हैं, वो भी सही है। तो ऐसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से मिस्टर मिलिकन ने हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बताया। इसी की हेल्प से और जे थॉमसन की वैल्यू की हेल्प से हम एग्जैक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल पाए। तो कैसे? अगर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, me से रिप्रेजेंट मान लीजिए हम करते हैं, तो उसको हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को E/m की वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमें जे थॉमसन से मिली थी, तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। वैल्यू पुट करें 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स डिवाइड बाई 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये वैल्यू थी जो हमें जे थॉमसन ने दी थी E/m की। अगर इनको हम सॉल्व करें तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी मास के लिए वो है 9.1094 इंटू 10⁻31 केजी। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल के आता है इस एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से R.A. मिलिकन ने हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया और उसके साथ साथ हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का भी तरीका समझाया। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जरूरत पड़ी उसमें मौजूद बाकी के पार्टिकल्स को डिस्कवर करने की, जिनके नाम थे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था उसी कैथोड को मॉडिफाई किया एक साइंटिस्ट थे E. गोल्डस्टीन। E. गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को स्टडी किया कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब को अपोजिट करके। उन्होंने इस बार परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया, सुराख किए गए कैथोड के अंदर, और ऑब्जर्व किया कि कैथोड के पीछे भी अगर हम फ्लोरेसेंट मटेरियल कोई लगा देते हैं तो कुछ पार्टिकल जाके स्ट्राइक करते हैं और वहां पे उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। उनको जब फर्दर स्टडी किया गया तो पाया गया कि उन पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और वे पार्टिकल या वो रेज जो निकल रही हैं उनको कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज भी बोला गया। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि अनलाइक कैथोड रेज, जो मास है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस के ऊपर। गैस कौन सी आप ले रहे हो, उसके अंदर उसका क्या नेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा
कि मास क्या होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का। जो चार्ज टू मास रेशियो है वो डिपेंड करेगा गैस के ऊपर जहां से ये पार्टिकल्स निकल के आए हैं। सो E/m रेशियो also depends upon gas nature। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक था उसमें क्या बताया गया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो फंडामेंटल मल्टीपल है, एक से ज्यादा। फंडामेंटल होता है 1, फंडामेंटल बेसिक होता है, यूनिट होती है 1, उसका मल्टीपल होता है, एक से ज्यादा चार्ज उनके ऊपर मौजूद है। तो कुछ पार्टिकल्स पे जो चार्ज था वो था मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इन पार्टिकल्स का निकल के आया वो ये था कि दे बिहेव एग्जैक्टली अपोजिट टू द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज। उनका जो बिहेवियर होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट टू कैथोड रेज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जैसे कैथोड रे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया जैसे बिहेव करते हैं, ये उनके बिल्कुल अपोजिट बिहेव करते हैं। तो जो सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किया गया वो हाइड्रोजन में किया गया और उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। इसके बाद ऑब्जर्व किया गया कि जो एटम का मास है, अब 2 पार्टिकल हमारे डिस्कवर हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन ये देखा गया कि एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, लेकिन जो मास था एटम का वो अब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल मास से ज्यादा आ रहा था। तो जरूरत क्या पड़ी कि इस एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसके अंदर मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये 1919 के आसपास प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी। उसके बाद 1932 में एक साइंटिस्ट थे मिस्टर चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जिसके अंदर उन्होंने एक बेरिलियम की थिन शीट ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज बीइंग डन ऑन दी बेरिलियम शीट। तो इस बेरिलियम शीट के अंदर से कुछ पार्टिकल निकल के आए जिनके आगे उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा था जिसको बोलते थे चार्ज डिटेक्टर। इस बम्बार्डमेंट के बाद कुछ पार्टिकल्स निकले बेरिलियम शीट से जो इस चार्ज डिटेक्टर के अंदर जो डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे 0, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। जो कि मास में स्लाइटली हायर थे प्रोटॉन के, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट या थोड़े से ज्यादा प्रोटॉन से ये मौजूद थे। इस प्रकार इन सभी साइंटिस्ट ने मिलकर एटम के अंदर मौजूद 3 बेसिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की जिनका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए मिस्टर जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने और चैडविक ने हमें न्यूट्रॉन के बारे में बताया। तो ऐसे हम सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जान पाए। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद जो डाल्टन का इंडेस्ट्रक्टिबल एटम था उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल आ चुके थे जिनका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी साइंटिस्ट के सामने नई डिफिकल्टीज थी, नई प्रॉब्लम्स थी। वे क्या क्या थी? अब उनको बताना था नंबर 1 कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे होगी, नंबर 2 कि
उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा और एलिमेंट को कैसे कंपेयर किया जाएगा। नंबर 3, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स कैसे बनाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी कैसे होगी। एंड नंबर 4, कि जो करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अटैच्ड हैं एटम्स के साथ, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही हैं या फिर एमिट हो रही हैं, उनके नेचर के बारे में, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट था। तो ये 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स थी। दोबारा बता देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, उसके बाद उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना, मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना, और लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक्सप्लेन करना। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो अभी आगे साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करनी थी। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल देना स्टार्ट किया। कुछ साइंटिस्ट ने उनको एक्सप्लेन किया भी, कुछ नहीं किए कर पाए स्ट्रक्चर को। उनमें से जो साइंटिस्ट इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनके 2 मॉडल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे पहले, जिसमें एक है थॉमसन्स मॉडल और दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल। उनमें जो सबसे पहला था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने 1898 में ये मॉडल दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बताया कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। इसका डायमीटर बताया नियर अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। उन्होंने कहा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं। उसको बहुत सारे नाम दिए गए, प्लम पुडिंग बोला गया, उसको वाटरमेलन मॉडल बोला गया। उन्होंने बताया कि ये एक कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं उसकी न्यूट्रलिटी को, कि जो एटम है वो न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एटम को उसके अंदर धसे हुए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करते हैं। सिर्फ ये बात थॉमसन अपने एक्सपेरिमेंट में बता पाया, लेकिन उसके बाद होने वाले एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल से, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया और बहुत सारी कमियां थी इसके अंदर। लेकिन इन गैसेस के डिस्चार्ज के ऊपर स्टडी के ऊपर थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो ये थॉमसन मॉडल था जिसमें बताया गया एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड टू न्यूट्रलाइज द एटम। इसकी सबसे बढ़िया बात ये भी थी कि उन्होंने बताया कि पूरा मास, एटम का जो मास है वो पूरे एटम के ऊपर फैला हुआ है, वो कहीं एक जगह कंजस्टेड नहीं है, जो भी उसके, ये भी उसके फेलियर का एक मेन रीजन था। दिस इज अबाउट थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन के बाद एक और साइंटिस्ट थे मिस्टर रदरफोर्ड, जिन्होंने एटम का एक न्यूक्लियर मॉडल दिया। उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बहुत सारी चीजें लाइमलाइट की। उन्होंने बताया कि थॉमसन मॉडल क्यों फेल हुआ या उसकी कमियां क्या थी, ये भी उन्होंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट था। रदरफोर्ड मॉडल का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि गोल्ड की थिन फॉयल ली, बहुत ही पतली फॉयल गोल्ड की, लगभग 1000 एटम्स थिक थी वो। उन्होंने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। थिन फॉयल ऑफ गोल्ड के चारों तरफ उन्होंने एक स्क्रीन लगाई जिसके ऊपर उन्होंने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड अप्लाई किया, ताकि जब भी अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक करे उस स्क्रीन के ऊपर तो वो ग्लो करे। जब एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट हुआ तो उसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो ऑब्जर्वेशंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी? पहली ऑब्जर्वेशन थी दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोज अनडिफ्लेक्टेड। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको।
थ्रू गोल्ड फॉइल। थॉमसन ने क्या बताया था कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो पूरे एटम के ऊपर फैला हुआ है। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब अल्फा पार्टिकल उस एटम को स्ट्राइक करेगा तो वो एनर्जी तो है उसके अंदर, वो क्रॉस तो कर जाएगा, लेकिन वो अपने जगह से डिफ्लेक्ट होगा, अपने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, अपने पाथ से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी सबसे पहली कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो रहे हैं विदाउट डिफ्लेक्शन, तो फिर बेल रिंग की, उन्होंने इसको फर्दर आगे स्टडी किया। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की वो ये थी कि सम पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स come back on its original path। बहुत कम या सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से ऐसा था जो गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करके वापस अपने पाथ पे आ रहा था। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थी जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व की। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकलता है, एक एक करके बात करते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन है दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोज अनडिफ्लेक्टेड। दोबारा रिपीट करता हूं, थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो एटम का वो पूरी उसकी सरफेस पे फैला हुआ है, लेकिन ये वाला जो ऑब्जर्वेशन थी इसने एक्सप्लेन किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इसने क्या एक्सप्लेन किया कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली होता है। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं स्मॉल एंगल से। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैला हुआ है वो सारे एटम में नहीं फैला हुआ है, वो किसी छोटी सी जगह के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से सिर्फ थोड़े से अल्फा पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ही इनको डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इससे पता चला कि एटम के अंदर कोई ऐसी जगह है जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। उसके बाद थर्ड क्या कहता है कि अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो वापस आता है अपने पाथ पे। इससे क्या एक्सप्लेन होता है कि जो एटम के अंदर एक प्लेस है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, उसके अंदर ही इसका सारा पॉजिटिव चार्ज और इसका सारा मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जिसका साइज बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलें कि अगर एटम के अंदर बॉल, क्रिकेट स्टेडियम का एग्जांपल लेते हैं कि अगर क्रिकेट बॉल के साइज का अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो जो एटम का रेडियस होगा वो नियर अबाउट 5 किलोमीटर होगा। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन में। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन से तीन कंक्लूजन निकल के आई। सबसे पहले इसकी ऑब्जर्वेशन की कंक्लूजन क्या है कि ज़्यादातर स्पेस खाली होता है एटम में। दूसरा बताता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत कम जगह पर मौजूद है। और तीसरा पॉइंट बताता है कि सारा मास और पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में मौजूद होता है, बहुत छोटी सी जगह होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ही हम बिल्कुल वापस डिफ्लेक्ट कर पाते हैं। इन तीन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके पॉइंट इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रदरफोर्ड ने बताया वो ये बताया कि जो एटम का मास है और एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो सारा एक छोटी सी जगह पे सेंटर्ड होता है, मौजूद होता है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज प्रेजेंट in a small place named as nucleus। न्यूक्लियस उन्होंने नाम दिया जहां पे
मास और पॉजिटिव चार्ज एटम का मौजूद है। उसके बाद सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे न्यूक्लियस के चारों तरफ प्री डिस्क्राइब्ड या प्री डिजाइन्ड पाथ्स के ऊपर सर्कुलेट करते हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अराउंड न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ्स नेम्ड एज ऑर्बिट्स। उनको ऑर्बिट बोला गया जहां पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। रदरफोर्ड ने इस एटम के मॉडल को सोलर सिस्टम से कंपेयर किया। उन्होंने बताया कि जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स सर्कुलेट करते हैं, वैसे ही एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं। और तीसरा और जो आखिरी पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट चार्ज है, न्यूक्लियस पे अपोजिट चार्ज है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से वे एटम के अंदर बने रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से ये हेल्ड करते हैं। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने एक और मॉडल दिया। ये मॉडल भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट चीज़ें एटम के बारे में बता पाया, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं था। इसकी कमियां और नेक्स्ट मॉडल जो कि एक इम्पोर्टेंट मॉडल है, बोर मॉडल, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, जिनकी हेल्प से हम आगे फर्दर जो लास्ट मॉडल्स हैं एटम के उन तक पहुंच पाएंगे। अगेन इसके एंड में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करके देखें, जिससे आपको क्लियर होगा कि ये टॉपिक आपको समझ आया कि नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।